गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था डाइपोल। आज हम डाइपोल में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द टाइम पीरियड कैलकुलेशन फॉर अ डाइपोल। माय डियर फ्रेंड, अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टाइम पीरियड तो आप तब कैलकुलेट करेंगे ना जब कोई बॉडी स्टेबल होगी। कोई बॉडी अनस्टेबल है, कोई सिस्टम अनस्टेबल है, तो आप उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए, आपके पास लेट अस सपोज पेंडुलम है। पेंडुलम समझते हैं ना, यहां से ये पेंडुलम आपका, जिसको आप बेल बोलते हैं मंदिरों में, आपने इसको पेंडुलम को हिट किया तो ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अभी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रिपीट हो रहा है इसका मोशन, तो वही आपको टाइम पीरियड निकालना है। क्या ये स्टेबल है? हाँ, मैंने हिट किया, थोड़ा देर बाद ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, दैट मींस ये स्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल होता तो मेरे हिट करने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए वेदर आपका सिस्टम स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल है देन ओनली आप टाइम पीरियड की बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो आइए समझते हैं बच्चों। लेट अस सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई जा रही है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज दिस इज E। यहां पे आपका डाइपोल है, यहां पे आपका दिस इज द डाइपोल। दिस इज योर प्लस Q, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, मान लेते हैं इसका मास है M। दिस इज योर माइनस Q चार्ज विथ मास M। माय डियर फ्रेंड, अब आपने क्या किया, देखिए स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आइए देखिए, लेट अस सपोज दिस, वेरी सिंपल। अब यहां पे समझिए, अगर आपके कोई बॉडी, आइए अगर आपके पास यहां पे कोई बॉल है, अब मैं इस बॉल को हिट कर रहा हूं, मैंने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, तो ये क्या होगा, हल्का सा इसको डिस्टर्ब किया तो ये नीचे आके निकल जाएगी। तो मींस मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा नहीं आ सकती। यानी ये किसको शो कर रहा है, अनस्टेबल सिचुएशन को, अनस्टेबल। इज इट क्लियर? अब देखिए, अगर बच्चों यहां पे मेरे पास बॉल होती, अगर मेरे पास यहां पे बॉल होती, अब मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करूं तो ये क्या होगा, हल्का सा मैंने डिस्टर्ब किया तो स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो ये ऑसिलेट करेगी, थोड़ा देर बाद क्या होगी, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये क्या है आपका स्टेबल। तो ये क्या है आपका स्टेबल। तो शायद आपका इतना क्लियर हो चुका होगा अनस्टेबल सिस्टम और स्टेबल में अंतर क्या है, इतना क्लियर हुआ। यानी हम किसी सिस्टम को स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे, अगर वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है देन इट इज अ स्टेबल, अदरवाइज नॉट स्टेबल। क्लियर है? तो वैसे ही यहां पे हमारे पास ये डाइपोल है, ये डाइपोल को हम स्लाइटली डिस्टर्ब करने जा रहे हैं। स्लाइटली डिस्टर्ब करने के बाद अगर ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है देन इट इज स्टेबल, अदरवाइज नॉट। आइए समझिए, मैंने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो मेरे डाइपोल की सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है, मेरे डाइपोल की सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, इस चार्ज पे फोर्स की बात करूं तो क्या होगा, Q इंटू E। एंड इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि माइनस Q चार्ज है, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू E इस डायरेक्शन में। अब माय डियर फ्रेंड, मैंने इसको डिस्टर्ब किया यहां, तो क्या हुआ, ये फोर्स क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी ये वाला फोर्स इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ये फोर्स भी इसको ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दैट मींस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। मींस ये जो फोर्स है QE एंड QE, ये दोनों इसको क्लॉकवाइज घुमाने में हेल्प कर रहे हैं, इस प्रकार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा आ जाएगा। दैट मींस इट्स अ केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? ये क्या है आपका स्टेबल, लिख दूं यहां पे, इट इज स्टेबल। आइए समझते हैं सेकंड केस। आइए लेट अस सपोज मेरा दिस इज डाइपोल, ये डाइपोल है आपका। अगेन अब मैंने इसको डाइपोल को ठीक उल्टा रख रहा हूं, यहां प्लस Q था, यहां माइनस Q। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां माइनस Q है एंड यहां क्या है, प्लस Q।
इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगेन मैंने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, मैंने अगेन इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया। अब क्या है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, तो Q इंटू ई। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ये क्या है प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, दैट इज द Q इंटू ई। माय डियर फ्रेंड, अब ये दोनों फोर्स मिलके इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे मतलब समझ में आता है माय डियर फ्रेंड, यानी आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करा, आपने हल्का सा डिस्टर्ब किया और ये उधर ही को जाने लगा, यानी डिस्टर्ब ही हो रहा है, यानी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आने वाला है। दैट मीन्स ही क्या है आपका अनस्टेबल। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने धक्का मारा, क्या ये दोबारा वापस आना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, नहीं, एक बार छोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बात समझ में आ रही है। तो सेम केस, तो ये क्या है अनस्टेबल वाला केस, अनस्टेबल। आइए कंक्लूजन बताते हैं। कंक्लूजन यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा, आपका ये केस जब आपका डाइपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव माइनस से प्लस की तरफ लेते हैं, डाइपोल का डायरेक्शन, अगर ये डाइपोल का डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, दैट मीन्स वो क्या है स्टेबल को शो करेगा। डायरेक्टली ये कंक्लूजन बोल सकते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन है डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन इट इज अनस्टेबल। आइए समझिए, कंक्लूजन बताते हैं आप लोगों को। आइए देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है समझिए। कंक्लूजन ये है, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो डाइपोल है, चलिए एक ही फिगर में बता दे रहे हैं, अगर आपका डाइपोल, अगर आपके डाइपोल का डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, मींस ये जो आपका है डाइपोल, दिस इज द डाइपोल P, डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो स्टेबल, अगर अपोजिट है तो क्या है अनस्टेबल। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है स्टेबल और ये क्या है अनस्टेबल। इज इट क्लियर? यहां तक आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुए हैं तो हम आगे बढ़े। शो क्लियर हो चुके हैं। चलिए अब आगे की बात सुनिए माय डियर फ्रेंड, यानी ये स्टेबल है तो स्टेबल वाली सिचुएशन देखिए, यानी हम अनस्टेबल, अब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। टाइम पीरियड किसके लिए कैलकुलेट करोगे, जब सिस्टम आपका स्टेबल होगा। सिस्टम स्टेबल है तो अभी कैसा मोशन कर रहा है, जब ये सिस्टम स्टेबल था मैंने डिस्टर्ब किया तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और एक टाइम पे क्या आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जस्ट लाइक पेंडुलम, आपने इसको हिट किया ऑसिलेट करेगा ऐसे 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 ऐसे, एक बार आके रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली आपकी स्प्रिंग खींचा छोड़ा तो ये ऐसे आपका मास क्या करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन के अबाउट, तो क्या होगा एक टाइम बाद धीरे धीरे आके रुक जाएगा, अगेन स्टेबल। ये सारे के सारे मोशन जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या है, किसके एग्जाम्पल है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर जैसे ही स्टेबल की बात करते हैं तो ये सारे एग्जाम्पल कैसा मोशन कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी स्टेबल है तो ये स्टेबल वाले केस में बता रहा हूं, स्टेबल है तो ये क्या है, कैसा मोशन कर रहे हैं, SHM सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट क्लियर? अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, टाइम पीरियड निकालने जा रहे हैं। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए टाइम पीरियड कैलकुलेशन में, वो क्या। अब देखिए अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग में आप फोर्स कैसे लिखते थे, F = kx माइनस के साथ लिखते थे, और आप टाइम पीरियड इसका लिखते थे, आप इसका टाइम पीरियड कैसे लिखते थे, 2 अंडर रूट m बाई ये वाली जो टर्म है k, दैट इज द स्टिफनेस, आप डायरेक्टली आंसर लिख देते थे। ये तो जब लीनियर टर्म में हम बात कर रहे हैं, ये जब हम लीनियर टर्म में हम बात कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये आपका स्लाइड भी डिस्टर्ब किया, यानी ये क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी ये रोटेट कर रहा है किसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट, यानी ये रोटेट कर रहा है। जब हम रोटेट की बात करेंगे तो माय डियर फ्रेंड उस समय आपका जो टाइम पीरियड का रिलेशन आने जा रहा है वो क्या आने जा रहा है समझिए। तो आपका टॉर्क इक्वल टू क्या, -k थीटा। अब ये जो रिलेशन लिखा है आपने
एंगुलर टर्म में। ये जो SHM था, यानी जब हम यहां बात करेंगे तो यहां हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एंगुलर SHM की, एंगुलर SHM, नॉट लीनियर। लीनियर स्प्रिंग डिस्टर्ब करी, छोड़ी, ऑसिलेट करी आपकी स्प्रिंग, मास मीन के अबाउट, क्या अप डाउन, बात समझ में आ रही है। वो था लीनियर केस SHM। अब यहाँ पे आप स्लाइटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, यानी एंगुलर वाला किसी एंगल पे डिस्टर्ब कर रहा है और ये गोल घूम रहा है, यानी आपका जो SHM होगा क्या कहलाएगा, एंगुलर SHM। तो इस केस में टाइम पीरियड आप बात कर रहे हैं तो फोर्स, जस्ट बाय एनालॉजी, फोर्स को आपने टॉर्क से रिप्लेस कर दिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से रिप्लेस कर दिया। अब आपके मन छोड़िए, पहले तो इसका टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√I/, ये वाला के टर्म, यहां से के टर्म उठाएंगे, थीटा के आगे वाली क्वांटिटी उठाएंगे और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स के आगे वाली क्वांटिटी उठाएंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इस प्रकार आप लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आई क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर? आइए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेशन का। एग्जांपल आइए समझिए, हमने अभी क्या देखा था, एग्जांपल समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए। बेसिक क्या, आप लोगों का टॉर्क क्या होता है, -k थीटा, यही होता है, एंगुलर टर्म्स में हम यही लिखते हैं। अब काफी लोगों के मन में यह आ रहा है ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, तो माइनस साइन क्यों आ रहा है समझिए थोड़ा सा। आपका टॉर्क, आपका जो ये थीटा है, थीटा का डायरेक्शन समझिए, आइए यहां पे समझिए, आपके जो ये लेटर सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज द ए। आइए आपका डाइपोल है, आपका डाइपोल है यहां पे, दिस इज योर डाइपोल। अब आपने स्लाइटली इसको डिस्टर्ब करा, ये क्या था आपका +q विथ मास m, दिस वाज द -q विथ मास m। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करा, तो स्लाइटली डिस्टर्ब करके कुछ पोजीशन ऐसी बन रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, टॉर्क का डायरेक्शन वैसे तो मैं प्रीवियसली बता चुका हूं, जब टॉर्क का रिलेशन हमने देखा था P sin थीटा। टॉर्क का डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड, टॉर्क का डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड, या बोल दीजिए क्लॉकवाइज। तो टॉर्क क्या था आपका, टॉर्क आपका था क्लॉकवाइज, CW क्लॉकवाइज, ठीक है, या बोल दीजिए कैसा था, टॉर्क का डायरेक्शन अंदर को, अंदर वाला डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, क्रॉस दिखाते हैं, यही मतलब हुआ। या और थीटा, थीटा आप लोग कैसे मेजर करते हैं, आपने कितना इसको डिस्टर्ब किया, थीटा एंगल डिस्टर्ब किया। देखिए थीटा आप इस एक्स एक्सेस रेफरेंस से लेते हैं, आपने इसको थीटा अमाउंट डिस्टर्ब किया, तो ये क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये माइनस साइन आ रहा है, एक क्लॉक है एक एंटी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? दूसरा रीजन क्या बोल सकते हैं, ये इनवर्ड है और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका आउटवर्ड। आउटवर्ड को कैसे दिखाते हैं, डॉट। अब कहेंगे, आप कहेंगे आउटवर्ड कैसे हुआ, आउटवर्ड समझ लीजिए, राइट हैंड थंब रूल लगाइए। आइए लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये थीटा ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मींस थंब बाहर को कैसे दिखाते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस कारण से माइनस आया है। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अगर इतना क्लियर हो गया तो आइए एग्जांपल देखते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड में फाइंड क्या करना है, फाइंड टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है इसका। लेट अस सपोज इस डाइपोल की लंबाई क्या है, L है, इस डाइपोल की लंबाई मान लेते हैं L है। आइए समझिए, हमारा टॉर्क क्या होता था, देखिए टॉर्क क्या होता था, PE साइन थीटा, यही तो होता था, -PE साइन थीटा। रिलेशन तो याद है ना। देखिए फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंसेस हमने इसको स्मॉल डिस्टर्ब किया थीटा, तो क्या है, फॉर स्मॉल एंगल के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा
इज लगभग इक्वल टू थीटा के बराबर। स्लाइटली डिस्टर्ब किया आपने तो क्या निकल के आ गया आपका टॉर्क इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, पी ई थीटा। अब एक बात बताइए, पी ई छोड़िए, पी को क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज इंटू लेंथ। तो माइनस क्या हो गया, चार्ज इंटू लेंथ इंटू ई इंटू थीटा। यही बना आप लोगों का, यही बना। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्वांटिटी यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, थीटा के आगे वाला टर्म आप लोगों को क्या करना होता है, लेना होता है। कहाँ लेना होता है, आपको याद कीजिए क्या बताया था टाइम पीरियड कैलकुलेशन में। आइए यहां समझिए। तो टाइम पीरियड कैलकुलेशन क्या होता है आपका, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। अभी के टर्म क्या था, टी इक्वल टू, थोड़ा देर पहले लिखाया था, टी इक्वल टू माइनस के थीटा। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो के क्या है, ये वाली क्वांटिटी, ये अंडरलाइन क्वांटिटी। तो के क्या है, क्यू एल ई। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट। आइए अभी कैलकुलेट करते हैं, के कितना है आपका, क्यू एल ई। अब बात करते हैं आई की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट लेंगे, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसका मास कितना है आपको पता है, एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर। तो कितना आ गया, एम इंटू एम आर स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर, यानी एम इंटू एल बाई टू का स्क्वायर। अब ये तो इस वाले मास के कारण आया इतना, तो अभी तो इधर भी मास है एल बाई टू डिस्टेंस पे, तो उसके कारण भी एम एल बाई टू का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए कर लेते हैं सॉल्व। आपका आंसर क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट, यहाँ एक 2 से एक 2 हुआ कैंसिल, तो क्या आ गया, एम एल, एक एल से एक एल कैंसिल, बाई 2 क्यू ई, एम एल बाई 2 क्यू ई। ये दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं, शायद आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। इज इट क्लियर, कोई डाउट, श्योर। तो आपसे अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट कभी भी करवाया जाए ना, आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की ठीक आगे जितनी भी क्वांटिटी होती है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर निकालिए। अब काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूज हो रहा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर कैसे होता है, कहाँ से आया। माय डियर फ्रेंड, ये सब अगर मैं अभी बताऊंगा तो हमारा करंट टॉपिक छूट जाएगा, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट चैप्टर हुआ करता है। तो ये रिस्पेक्टिव चैप्टर जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, उस समय मैं अभी बताऊंगा। अभी तो आप लोग इसको डायरेक्टली समझ लीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, इज इट क्लियर। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन जल्दी से रीड कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है ये आपका कोई डाइपोल है, 5 डिग्री से छोड़ा, ये जब 3 डिग्री अचीव कर ले, यानी रेड वाली पोजीशन अचीव कर ले एज शोन इन फिगर, उस समय इसको कितना टाइम लगेगा ये 5 डिग्री से इधर 3 डिग्री तक पहुंचने में। ये आपसे टाइम पूछा जा रहा है, यदि ये सिस्टम का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, टी। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूं एक बार। इफ टाइम पीरियड इज टी एंड डाइपोल इज रिलीज्ड एट 5 डिग्री, फाइंड टाइम टू रीच टू 3 डिग्री एज शोन इन फिगर। तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है, कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है टाइम पीरियड कितना है, टी। आइए कैसे करेंगे, आइए समझिए। आइए आपके पास देखिए फेजर डायग्राम में बना रहा हूं, दिस इज योर फेजर क्या होता है, जिसमें आप एंगल्स को शो करते हैं। आइए समझिए, देखिए आपने मैक्सिमम 5 डिग्री से इसको छोड़ा, तो यानी इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 5। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा होता है एम्पलीट्यूड बताओ, तो आप यहां पे एम्पलीट्यूड भी बता सकते थे, एम्पलीट्यूड बता दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है एम्पलीट्यूड बता दीजिए, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 5 हो गया। कैसे हुआ 5, आपने मैक्सिमम 5 डिग्री से छोड़ रहे हैं, उसके बाद एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल देखिए स्प्रिंग वाला केस, थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए। आपने ये स्प्रिंग को खींचा, छोड़ा, ये स्प्रिंग है आपकी, आपने इसे खींचा छोड़ा। लेट अस सपोज आप 1
कितना ले गए 1 सेंटीमीटर नीचे ले गए, छोड़ा तो मैक्सिमम तो 1 सेंटीमीटर नीचे ले गए ना, तो अब ऊपर नीचे मीन पोजीशन के अभी क्या करेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो मैक्सिमम जब आप अपनी क्या करेगा, मैक्सिमम कितना था 1 सेंटीमीटर, अब धीरे धीरे 1 सेंटीमीटर से कम 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 धीरे धीरे 0 हो जाएगा। सिमिलरली आपका पेंडुलम हिट करते हैं तो दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। आप समय के साथ ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा 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 खत्म। बात समझ में आ रही है? तो एम्पलीट्यूड तो देखते ही पता चल रहा है इसका एम्पलीट्यूड कितना है। बात समझ में आ रही है? तो एम्पलीट्यूड देखते ही आप बता सकते हैं या अदरवाइज भी बता सकते हैं। कैसे? आइए, अदरवाइज लेट अस सपोज दिस इज योर 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5। तो this is the maximum amount, तो यही तो आपका एम्पलीट्यूड है। वैसे यहाँ -1 बना लीजिए, -1, -2, -3, -4 एंड -5। बात समझ में आ रही है? तो मैक्सिमम, अब थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। एम्पलीट्यूड तो आपको समझ में आ गया, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड आपका कितना है 5 डिग्री। रेडियन में निकालना होगा तो डिग्री को आपको कन्वर्ट करना आता होगा रेडियन में। आइए अब देखिए 5 डिग्री से आपने छोड़ा, अब 5 डिग्री से 3 डिग्री तक जब तक आए, यानी यहां तक जब तक आए तो कितना टाइम लगेगा वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? तो आइए कैसे, आइए समझिए। आपका एम्पलीट्यूड 5 है तो मान लीजिए ये 5 कितना यूनिट का ये रेडियस है, दिस इज 5 यूनिट का रेडियस, दिस इज द सेंटर। अब ये 5 यूनिट का रेडियस है। इज इट क्लियर? तो आपको कहां से आना है, 5 कैसे हुआ, ये 0 1 2 3 4 5, तो टोटल लेंथ 5। और यहां से क्या चल रहा है 0 -1। अब मैं ये 5 यूनिट यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आपको कहां तक आना है, 3 तक आना है। तो यहां से 0, दिस इज यूर, मान लेते हैं दिस इज यूर 3, दिस इज यूर 3 एंड ये टोटल यहाँ तक क्या हुआ 5, दिस इज -3 एंड दिस इज -5 एंड दिस इज 0। इज इट क्लियर? अब आपको कहाँ से कहाँ तक आना है, 5 से 3 तक आना है। आइए समझिए 3 तक आने का मतलब क्या है, आइए समझिए, दिस इज द 3 वाली पोजीशन। यानी अब मैंने क्या बनाया समझिए, आप शुरू में थे यहाँ पे, अब आप आ रहे हैं ये 3 तक आ रहे हैं, ये था ना ये 5, चलिए बना लीजिए, दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 5 डैश, ये डैश वाली मैंने पोजीशन दिखा दी। अब ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे दिखाना मतलब फिगर को कॉम्प्लिकेट करना। अब समझिए इसकी टोटल लेंथ 5 है। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है, तो इतने में टाइम कितना लग रहा है। और एंगल के हिसाब से आपको कितना ट्रैवल करना है, एंगल के हिसाब से आपको -3 तक ट्रैवल करना है, मतलब एंगल के हिसाब से आपको असल में इतना एंगल ट्रैवल करना है। अभी इतना एंगल कितना है आपको ये कैलकुलेट करना है। समझिए ये -3 मतलब क्या हुआ, ये लेंथ कितनी है आपकी, ये लेंथ आपकी है 3, ये लेंथ कितनी है आपकी 3, और ये 5 है, मतलब ये रेडियस आपका कितना है 5, ये 3 है, ये 5 है, तो ये एंगल बता सकते हैं cos 37, नॉट 37, कितना cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? cos 53 आपकी 3/5 होती है। दैट मीन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ cos 53 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 3/5। तो यानी ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 53 डिग्री है। ये एंगल आपका जो है 53 डिग्री है। इज इट क्लियर? ये 53 डिग्री एंगल है, तो टोटल होता है 180। तो ये कितना हो गया बता दीजिए, तो कितना हो गया 180 - 53 कितना होता है, जल्दी से कैलकुलेट करिए। 180 - 53 यानी 7, ये क्या हुआ 2, ये क्या हुआ 127, बिल्कुल ठीक है, ठीक है 127 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज योर 127 डिग्री। इज इट क्लियर? तो आइए ना, आंसर आपका आ चुका है, काफी स्टूडेंट समझ चुके होंगे, जो नहीं समझे समझिए। यानी आपसे बोला है 5 डिग्री से 3 डिग्री तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अगर एंगुलर टर्म में ये बात करें तो यानी आपसे बोला जा रहा है 127 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा। तो आइए निकालिए ना, ये जो टाइम पीरियड दिया है क्या ऐसे वाला ही तो टाइम पीरियड है, एंगुलर टाइम पीरियड ही तो है, तो इसलिए हमने एंगुलर एंगल निकाला। तो समझिए 127 डिग्री
इक्वस टू समझिए टोटल कितना लिख लीजिए 360 डिग्री टोटल आपका टी निकालना है, टोटल टाइम पीरियड टी। इज इट क्लियर? टोटल टाइम पीरियड का जितना आपको निकालना है फ्रैक्शन, ये टी क्या है, जितना आपको निकालना है ये टी क्या है, टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल का कुछ यानी फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन इंटू 360 डिग्री करें कि हमारा 127 आ जाए। मतलब हम टी की स्मॉल टी की क्या वैल्यू लें, स्मॉल टी की क्या वैल्यू लें कि 360 इंटू छोटा बाई बड़ा यानी फ्रैक्शन 360 इंटू किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे 127 डिग्री बन जाए। अब ये तो मैंने डिग्री में बताया है, रियल में ये सारी वैल्यू आप किस में डालेंगे, रेडियन में। देखिए रेडियन में डाल भी देंगे तो बात एक ही है, दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो रेडियन फिर से कैंसिल हो जाएगा, जैसे डिग्री कैंसिल हो गया। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए ना, आपका टी कितना आ गया, स्मॉल टी आ गया आपका 127 बाई 360 इंटू कैपिटल टी, ये आपका आंसर आ गया, सॉल्व कर लीजिएगा। दिस इज द टाइम पीरियड। अब मैं कंक्लूजन बता रहा हूं, जल्दी से सुनिए। इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड देखते ही बता सकते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है 5 डिग्री से 3 डिग्री तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब हमने यही चीज फेजर में बनानी पड़ी, हमें क्यों बनानी पड़ी, द रीजन भी ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये डाइपोल रोटेट कर रहा है मतलब एंगल की हमें बात करनी है, एंगल की बात करनी है मतलब फेजर डायग्राम पे जाना पड़ेगा। अब ये 5 डिग्री से, अब हमने डिग्री को इस प्रकार से दिखा दिया, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम हाइट, तो हमने मैक्सिमम रेडियस 5 का, हमने 5 रेडियस का एक सर्किल बना दिया। अब ये 5 रेडियस से, अब ये मैक्सिमम लेंथ 5 यहाँ थे, आपको यहाँ से चल के 3 तक आना था। अब ये तो लीनियर बता रहे हैं, 3 तक आना है, बट एंगुलर टर्म में कितना आना है, 127 डिग्री ट्रेवल करना है। तो 127 डिग्री 360 डिग्री ट्रेवल करने में टाइम पीरियड टी लगता है। 127 डिग्री ट्रेवल करने में कितना लगेगा, तो ये यूनिटरी मेथड है। 10 आम 20 रुपए के, तो 2 आम कितने के, इस टाइप की बातें चल रही हैं और आपका टाइम पीरियड आ चुका है। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, दैट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है। इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल। ऐसे सरफेसेस जहां पे पोटेंशियल आपका इक्वल होता है, दैट सरफेसेस आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल क्या होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। क्या होता है, के क्यू बाई आर, मीन जिस चार्ज की आप बात कर रहे हैं दैट इज क्यू, के इज कांस्टेंट, आर यानी पोटेंशियल आर पे आपका डिपेंड कर रहा है। मीन्स अगर मैंने आर फिक्स कर दिया तो पोटेंशियल आपका फिक्स हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने 5 डाल दिया, 5 मीटर, तो वहां पे 5 मीटर के वहां पे पोटेंशियल आपका सेम वैल्यू आने जा रही है। अब वो रेडियस 5 मीटर इस डायरेक्शन में हो, इसमें हो। आइए फॉर एग्जांपल दिस इज माई चार्ज क्यू, ये मेरा क्यू चार्ज है। अभी क्यू चार्ज है यहां से, आइए समझिए, दिस इज माई क्यू चार्ज। अब यहां से आर डिस्टेंस में, यहां से आर डिस्टेंस पे जो मेरा ये सरफेस बन रहा है, दिस विल बी द इक्विपोटेंशियल। पोटेंशियल सेम आएगा, क्यों, के कांस्टेंट है, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है। अब आपने 5 डाला है तो क्या आ गया, के क्यू बाई 5। अभी के क्यू बाई 5, अब ये इधर भी के क्यू बाई 5 आएगा, क्योंकि रेडियस तो चारों ओर सेम ही है, रेडियस तो चारों ओर सेम है, यानी इसका मैग्नीट्यूड v इक्वल टू जो आएगा समथिंग वो सब सेम आने वाला है चारों ओर। बात समझ में आ रही है? यानी ये जो सरफेस है आपका क्या है, इक्विपोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? अब अगर आपने रेडियस बढ़ा दिया, अब आपने क्या किया, ये रेडियस को बढ़ा दिया, 5 की जगह 6 कर दिया। अब यहाँ पे 6 डालेंगे, अभी 6 इस डायरेक्शन में, 6 इस डायरेक्शन में। अगेन पहले वाले की तुलना में मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट ये जो आपने 6 डाला तो ये क्या होगा, पूरे में सेम होगा। यानी ये अगेन एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुका है। यानी यहां पूरे में पोटेंशियल सेम होगा, इस पूरे में पोटेंशियल सेम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसा बनता है, एक स्फेरिकल सरफेस। अब ये तो 2D में दिखाया है मैंने, अगर 3D में होता उतना ही अंदर साइड उतना ही बाहर साइड। एक बॉल समझिए, बॉल के सेंटर में आपका एक चार्ज है, तो उसके स्फेरिकल चारों ओर आपका क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। बात समझ में आ रही है? इक्विपोटेंशियल का मतलब
चलिए बहुत अच्छी बात है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है ये समझ में आ गया, तो वेरियस टाइप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, आइए हम वो देख लेते हैं। दैट मीन्स क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं। आइए देखिए समझिए, आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत सारे पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आपका प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ES मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? लेट अस सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, लेट अस सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, लेट अस सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे ये जो ये प्लेन बन रहा है, अब यहाँ पे ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो प्लेन बन रहा है, दिस प्लेन इज यूर, यहाँ पे पूरे के पूरे प्लेन में क्या पोटेंशियल सेम होगा? राइट और रॉन्ग? पूरे के पूरे में देखिए सेम पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल आपका सेम होने जा रहा है, यानी पूरा के पूरे प्लेन में पोटेंशियल सेम है। इन अ सिमिलर मैनर आपका यहाँ भी क्या पोटेंशियल क्या होने जा रहा है? सेम होने जा रहा है, तो इन्हीं को बोला जाता है प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेरिकल प्ले इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब आपके स्पेरिकल, अभी आपको बताया था एक पॉइंट चार्ज के कारण, लेट अस सपोज Q, आपका ये जो सरफेस बन रहा है r डिस्टेंस में, आपने क्या बनाया? ये जो r डिस्टेंस में आपने बनाया, ये क्या है? एक इक्विपोटेंशियल। अभी बहुत सारे अगर आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सिमिलरली एक और दिखाना चाहें तो जितना आपकी मर्जी है आप लोग उतने दिखा सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली आपका कैसा हो सकता है? सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपका सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे पॉसिबल है? आपके वायर के कारण। वायर, लेट अस सपोज ये इनफाइनाइट वायर ही कंसीडर कर लीजिए, डॉट 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 डॉट। अब आपको पता है इसके चारों ओर पोटेंशियल सेम होगा। एक r डिस्टेंस पे अगर मैं ये बनाऊं सिलेंडर, तो ये जो आपने बनाया सिलेंडर, ये क्या है आपका? इक्विपोटेंशियल। ये r डिस्टेंस इधर r डिस्टेंस पे, सामने r, इधर r, तो क्या है? सब जगह पोटेंशियल आपका सेम होने जा रहा है। सब जगह क्या है? पोटेंशियल आपका सेम होने जा रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? सिमिलरली और दिखाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस तो दिखा दीजिए। आइए, डॉट 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 डॉट। दिस इज योर अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने दो इक्विपोटेंशियल, r डिस्टेंस पे इतना, कोई दूसरे r डैश पे कितना, कोई दूसरा इक्विपोटेंशियल। पोटेंशियल तो होगा और वो चारों ओर उस r डैश रेडियस पे सेम होगा। सिमिलरली अंदर वाले सिलेंडर के सरफेस में सेम होने जा रहा है, तो दिस इज सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है? ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल आपका सेम होने जा रहा है। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट चार्ज के कारण स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आपको पता है, अगर मैं इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिखानी आती हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज के कारण कैसे दिखाते हैं? इस चार्ज के कारण फील्ड लाइंस निकल रही हैं, आप कैसे दिखाते हैं? दीज आर द फील्ड लाइंस, दीज आर द फील्ड लाइंस, दीज आर द फील्ड लाइंस, दीज आर द फील्ड लाइंस। तो कैसे? रेडियली ये बाहर को निकल रही हैं, रेडियली ये बाहर को निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप इनको गौर से देखें तो ये क्या कर रही हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ठीक 90 डिग्री पे जा रही हैं। ये आपका बाहर वाला सर्किल देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस से ठीक 90 डिग्री बना रही हैं। किसी भी पोटेंशियल सरफेस में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, यानी
एक कंक्लूजन यहां से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं, ये वायर के कारण, ये इनफाइनाइट वायर जो बीच में है, लैम्डा कूलाम पर मीटर मान लीजिए, लैम्डा कूलाम पर मीटर, इस वायर के कारण आपने पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं आपको पता है, ऐसे निकलती हैं बाहर को, ऐसे निकलती हैं बाहर को, ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं मैं, 3 लाइनें दिखा रहा हूं ऐसे। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ऐसे, सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी ऐसे, सिमिलरली इस डायरेक्शन में, सिमिलरली आपकी साइड, सिमिलरली बोर्ड की साइड। तो अगेन आपके सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बना रही हैं, परपेंडिकुलर। क्या बना रही हैं, परपेंडिकुलर। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ए। यहां से देख लीजिए, ये आपका इक्विपोटेंशियल पूरा का पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगेन 90 डिग्री बना रही है। तो बच्चों आपने क्या सीखा, नंबर 1 प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती हैं, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, वेदर आप यहां से देखिए, यहां से देखिए या यहां से देखिए। अब द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये कि सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आपका वर्क डन 0 होता है। मींस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो आपका वर्क डन, एक टेस्ट चार्ज को आप यहां से यहां मूव करना चाहते हैं, टेस्ट चार्ज को यहां से यहां मूव करना चाहते हैं, तो आपका वर्क डन 0 आएगा। क्यों आएगा समझिए, वर्क डन आप लोग जानते हैं, वर्क डन क्या होता है आपका, टेस्ट चार्ज जिसकी आप बात कर रहे हैं इनटू 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल। अब आपको पता है इक्विपोटेंशियल मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। फॉर एग्जांपल इस प्लेन की बात करें, 2 पॉइंट मान लीजिए ए और ये बी। अब इसमें ए और बी दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, तो ये माइनस ये तो 0, तो वर्क डन 0 आ चुका है। इंप्लाइज आपका वर्क डन क्या आ चुका है, 0, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपका वर्क डन 0 आता है। सिमिलरली आप ये वाले सर्किल की बात कर लीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, यहां से यहां लाने में आपको वर्क डन 0 लगने वाला है। क्यों, क्योंकि वी ए और वी बी का डिफरेंस 0 है। क्यों, क्योंकि वी ए बराबर वी बी, पोटेंशियल दोनों जगह सेम है ना। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट होगा, तभी तो आप इसका नाम बोलेंगे इक्वल पोटेंशियल सरफेस, जिसको आप इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। सिमिलरली इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या, फर्स्ट वन नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकंड वन वर्क डन इक्विपोटेंशियल सरफेस में 0 होता है। अब तीसरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ध्यान से सुनिए। अब हम ये बोलते हैं, हमने जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी उसको समझते हैं। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से नॉर्मल ही बनाएंगी। ऐसा क्यों आपके मन में आ रहा होगा, 90 ही क्यों, कुछ और एंगल पे नहीं आ सकती क्या, ये ऐसे पैरेलल नहीं जा सकती है, मान लेते हैं क्या किसी एंगल पे नहीं जा सकती है। आइए देखिए, लेट अस सपोज ये नॉर्मल पे नहीं जा रही है, दैट मीन्स ये किसी एंगल पे जा रही है, मान लीजिए 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री जा रहा है, तो इसके 2 कंपोनेंट कर सकते हो, एक बना सकते हो आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ई cos 30 यानी नॉर्मल, ई sin 30 यानी पैरेलल, इक्विपोटेंशियल के पैरेलल ई sin 30 जा रहा है। नॉर्मल तो अच्छी बात है, एक कंपोनेंट इसके पैरेलल जा रहा है, दैट मीन्स अब आप कह रहे हैं एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल जा रहा है। समझिए, लेट अस सपोज ये मेरा हाथ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इसके पैरेलल जा रहा है, दैट मीन्स मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जा रही है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर मुझे कोई टेस्ट चार्ज को लाना है, लेट अस सपोज मेरा एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे देखिए, मेरा एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे था, ए पॉइंट पे था, अब मुझे बी पे लाना है, ए से बी पे, दिस इज ए दिस इज बी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाना है, नीचे को लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करते हुए लाना है, अगेंस्ट लाना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जब मैं लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, लेट अस सपोज मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड है, आपको कोई ऑब्जेक्ट लाना है, तो उसका मैग्नेट का फील्ड अपोज करता है आपको, यानी उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। इन अ सिमिलर मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपकी ऐसे जा रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर आप किसी चार्ज Q0 चार्ज को यहाँ से नीचे को लाना चाहते हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको वर्क
करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है। बट आपने अभी देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो वर्क 0 आता है, यानी आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्रैरी हो रही है, यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, नॉर्मल ही होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो डिफरेंट जो पॉइंट यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं वो मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप पॉइंट वाइज इनको नोट कीजिए। चलिए पहले इतना बोर्ड में नोट कीजिए। चलिए बच्चों लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट नंबर 1, इक्विपोटेंशियल सरफेस are the locus of points those have same potential. Point number 2, electric field lines always travel perpendicular to equipotential surfaces. Point number 3, work done in moving a charge from one point to another point on equipotential surface is 0. ब्रैकेट में लिख लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू 0, दैट इज डेल वी इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों इतना नोट हो गया। तो आइए आप लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल का अगर आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई पूछे तो कैसा दिखने जा रहा है, तो आइए देखिए। आपके पास डाइपोल मींस एक आपका माइनस क्यू चार्ज और दूसरा आपका प्लस क्यू चार्ज, यही होता है ना डाइपोल। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग बनाने जा रहे हैं। तो आपका इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होने जा रहा है, देखिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका समझिए, दिस इज आपका माइनस क्यू एंड दिस इज अदर। थोड़ा सा ओवर शेप मत आइए, समझिए। अगेन दिस इज, ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं। सिमिलर इज योर, इज इट क्लियर, दिस इज योर। आइए अंतर क्या है इन सब फिगर में, समझिए आप कॉन्सेप्ट को। आइए आपका चार्ज कहां पे था, यहां पे था। आइए दिस इज योर प्लस क्यू। देखिए अब अंतर क्या है, अंतर समझिए। आइए देखिए डाइपोल मीन्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं, जो पोटेंशियल सरफेस देख रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा ही सर्कुलर आता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आता है, ऐसा ही आता है। अब यहाँ पे ये लाइंस आपको दिख रही हैं, काफी कंसंट्रेटेड दिख रही हैं और यहाँ काफी दूर दूर दिख रही हैं। ऐसा क्यों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे फील्ड लाइंस आपके डेंसर हैं और जितने दूर जाएंगे आपकी रेयर। बात समझ में आ रही है। देखिए एक पॉइंट चार्ज के कारण दिखाता तो आप सर्किल बना देते हैं, दैट्स ऑल। सिमिलरली यहाँ सर्किल। अब जब दोनों चार्जेस को नजदीक लाए टू फॉर्म अ डाइपोल, आप दोनों को नजदीक लाए, लाइक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव को लाए Cl नेगेटिव को पास लाए, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आप क्या चाहेंगे, जितने नजदीक लाए, अभी दूर थे तो सर्किल, नजदीक आए तो वो और अट्रैक्ट होना चाहेंगे, तो ये बीच में फील्ड लाइंस को कंप्रेस कर देंगे। या यूं समझ लीजिए यहाँ पे फील्ड लाइंस आपकी डेंसर होने जा रही है बिकॉज ऑफ इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। तो ये किसका आपने दिखाया, डाइपोल का। क्या है डाइपोल का, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डाइपोल। इज इट क्लियर है।
तो बच्चों चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।